एपिसोड 41। ही गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। अर्थ की धमकी सुनकर पूरा सिंघानिया परिवार सदमे में जा चुका था। ईशा जी ने गुस्से से ऊपर जा रहे अर्थ की तरफ देखा और फिर आरती जी की तरफ देखते हुए कहा, देखिए दीदी, आपका बेटा उसे अनाथ लड़की के लिए पूरे परिवार को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। उसे हमारे परिवार की इज्जत की कोई फिक्र नहीं है, उसे फिक्र है उस अनाथ लड़की की। ईशा जी की बात सुनकर आरती जी ने उनके चेहरे की तरफ देखा। वह कुछ कहना चाहती थी पर वह जानती थी कि आज ईशा जी की कितनी बेइज्जती हुई है। उसके बाद उन्हें कुछ भी कहना गलत होगा। उन्होंने गहरी सांस ली और कुछ न कहना ही बेहतर समझा। अनुज जी ने ईशा जी को शांत करते हुए कहा, शांत हो जाओ ईशा। चलो, कहते हुए अनुज जी ईशा जी को लेकर वहां से चले गए। राम जी अपना सर पकड़कर सोफे पर बैठे हुए थे। विशाखा जी ने उन्हें शांत करते हुए कहा, शांत हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। विशाखा जी की बात सुनकर राम जी ने गुस्से से कहा, कैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा? सच में उसे लड़की ने हमारे परिवार को बर्बाद कर दिया है। उसके लिए आज अर्थ ने पूरे बिजनेस इंडस्ट्री के सामने हमारी बेइज्जती की है। उन्होंने सिर्फ ईशा की नहीं बल्कि सिंघानिया परिवार की बेइज्जती की है। हम अर्थ को इसके लिए कभी माफ नहीं करेंगे, कभी भी नहीं। कहते हुए राम सिंघानिया गुस्से से अपनी छड़ी पटकते हुए वहां से रूम में चले गए। उन्हें इस तरह से गुस्से में देखकर विशाखा जी भी उनके पीछे चली गई। कुछ ही देर में सब लोग अपने अपने रूम में जा चुके थे। धैर्य और धानी को भी अपनी मां की इंसल्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, पर धैर्य कहीं ना कहीं पहले से जानता था कि गलती उसकी मां की ही है, पर जो कुछ भी अर्थ ने किया था वह कुछ ज्यादा ही क्रूएल था। एक बेटे होने के नाते ईशा जी को इस तरह से तकलीफ में देखकर उसे भी अच्छा नहीं लग रहा था, पर वह अर्थ को दोषी नहीं ठहरा सकता था क्योंकि अर्थ ने पहले ही पूरे सिंघानिया परिवार को धमकी दे रखी थी कि अगर ख्वाहिश को तकलीफ हुई तो वह उन लोगों को भी वह उसे दोगुना ज्यादा तकलीफ देगा। ये जानने के बाद भी सिंघानिया परिवार ख्वाहिश को परेशान करना बंद नहीं करता था। वही पूरे परिवार को धमकी देने के बाद अर्थ ऊपर अपने रूम में आ गया। उसने ख्वाहिश की तरफ देखा, जो कि बेड पर बड़े से टेडी बेयर को गले लगाकर सुकून से सो रही थी। ख्वाहिश के चेहरे को देखते ही अर्थ के चेहरे का गुस्सा पल भर में गायब हो गया और उसके चेहरे पर सुकून नजर आने लगा। उसने ख्वाहिश के पास आकर धीरे से उसके माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, आप मेरे लिए मेरी पूरी दुनिया हो। मैं आपके लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता हूँ। जो कोई भी आपको रुलाएगा, मैं उसे खून के आंसू रुलाऊंगा। यह मेरा आपसे वादा है। कहते हुए अर्थ ने ख्वाहिश के माथे को चूम लिया और वहां से फ्रेश होने के लिए क्लोजेट में चला गया। कुछ देर बाद अर्थ फ्रेश होकर अपने नाइट सूट को पहनकर बाहर आ चुका था। उसने बाहर आकर ख्वाहिश को देखा और उसके हाथ से टेडी बेयर को छीनकर साइड में फेंक दिया और खुद बेड पर लेट गया। अर्थ का एहसास पाते ही ख्वाहिश नींद में ही अर्थ के ऊपर चढ़कर सो गई। अर्थ ने भी उसे खुद से दूर नहीं किया और उसके सर पर हाथ फेरने लगा। कुछ ही देर में ख्वाहिश को गले लगाए हुए अर्थ की भी आंख बंद हो गई और वह भी सुकून से सो गया। दूसरी तरफ अक्षत के रूम में अक्षत इस वक्त खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर गार्डन की तरफ देख रहा था। जो कुछ भी पार्टी में हुआ वह सब कुछ उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। उसने खुद से कहा, तुम्हारा पागलपन दिन भर दिन बढ़ता जा रहा है। अर्थ, ख्वाहिश तुम्हारे लिए जरूरी है, पर तुम ख्वाहिश के लिए हमारे परिवार को इस तरह से बर्बाद नहीं कर सकते। दादाजी ने बहुत मुश्किल से खुद को रोका था। जो कुछ भी बचपन में हुआ, तुम उसकी सजा अभी भी हम लोगों को नहीं दे सकते। अब हालात बदल चुके हैं, सब कुछ बदल चुका है, तुम्हें भी बदलना होगा। अर्थ कहते हुए अक्षत ने गहरी सांस ली और अपने बेड पर आकर लेट गया। कुछ ही देर में उसे भी नींद आ गई और वह भी सुकून से सो गया। अर्जुन जी और आरती जी के रूम में अर्जुन जी बेड पर बैठकर आरती जी की तरफ देख रहे थे, जो कि खिड़की के पास खड़ी होकर चुपचाप चांद को देख रही थी। अर्जुन जी ने पीछे से उन्हें गले लगाते हुए कहा, क्या हुआ आरती? आरती जी ने आंसू भरी आंखों से चांद की तरफ देखते हुए कहा, पता नहीं क्या हुआ है, बस ऐसा लग रहा है जैसे बहुत गलती का कर ली जिंदगी में। काश हम पीछे जाकर सब कुछ ठीक कर पाते। काश हम हमारे बच्चों के बीच में किए हुए फर्क को फिर से बदल पाते हैं तो हमारा अर्थ भी शायद अक्षत की तरह नॉर्मल होता। इतना गुस्सा नहीं करता, इतनी छोटी छोटी बातों पर हाइपर नहीं होता। हम जानते हैं कि अर्थ कुछ ज्यादा ही गुस्से वाले हैं, पर ईशा को भी ख्वाहिश के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। वह तो जानती है ना कि अर्थ के लिए ख्वाहिश कितनी ज्यादा जरूरी है, फिर उन्हें क्या जरूरत थी ख्वाहिश के इंसल्ट करने की। आरती जी की बात सुनकर अर्जुन जी ने आरती जी का चेहरा अपनी तरफ करते हुए कहा,
देखो आरती, मैं जानता हूँ कि तुम्हें लगता है कि जो कुछ भी उस बच्ची के साथ हुआ था उसमें हमारे दोनों बेटों का हाथ है। हमारे दोनों बेटों की वजह से उसके सर से माँ बाप का साया छिन गया, पर उस वक्त हमारे बच्चे छोटे थे। जो कुछ भी हुआ वह गलती की वजह से हुआ था। उसके बदले हम उस लड़की को अच्छी परवरिश देने के लिए तैयार थे। हम अनाथ आश्रम में उसका अच्छे से ध्यान रखवा दे, उसके लिए अलग से केयरटेकर रखवा दे, पर अर्थ उस बच्ची को लेकर घर में आ गया और उसने उसके पीछे सबको भुला दिया। पहले कम से कम वह हम लोगों से बात तो कर लेता था, पर अब तो ऐसा लगता है जैसे उसकी पूरी दुनिया उसकी लड़की के इर्द गिर्द घूमती है। अर्जुन जी की बात सुनकर आरती जी चुप हो गई। उन्होंने कुछ सोचकर धीरे से अपना चेहरा ऊपर उठाकर उनकी तरफ देखते हुए कहा, आप तो जानते हैं ना कि अर्थ के लिए ख्वाहिश क्या है। अर्थ ने ख्वाहिश को अपना पूरा परिवार, अपनी पूरी दुनिया, अपना पूरा जहां मान लिया है। जो प्यार बचपन में हम उन्हें नहीं दे पाए, वही प्यार अर्थ ने ख्वाहिश को दिया है। हम चाह कर भी अर्थ को ख्वाहिश से दूर नहीं कर सकते। अगर हमें अर्थ को फिर से अपनी जिंदगी में लाना है तो हमें ख्वाहिश को एक्सेप्ट करना होगा, उसे भी वही प्यार देना होगा जो प्यार हम अर्थ को देना चाहते हैं। तब शायद हमारा अर्थ हमें वापस मिल जाए। आरती जी की बात सुनकर अर्जुन जी ने गुस्से से कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है आरती। तुम उस अनाथ लड़की को अपने परिवार में शामिल करने की बात कर रहे हो। पापा इसके लिए कभी भी रेडी नहीं होंगे। बहुत हो चुकी है फालतू बातें, अब सो जाओ, कहते हुए अर्जुन जी जाकर बेड पर लेट गए। आरती जी ने अर्जुन जी की तरफ देखते हुए कहा, हम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब तक हम ख्वाहिश को अपनी जिंदगी में जगह नहीं देंगे, अर्थ हमारी जिंदगी में कभी भी नहीं आ सकता। उल्टा वह हमसे दूर होता जाएगा। आप सब लोग क्यों हमारी बात नहीं समझते हो, कहते हुए आरती जी ने अपने आंसू साफ किया और वह भी चुपचाप जाकर अर्जुन जी के बगल में लेट गई। नेक्स्ट मॉर्निंग अर्थ का रूम। अर्थ इस वक्त लैपटॉप पर कुछ कर रहा था। तभी बाथरूम से ख्वाहिश उछलते कूदते बाहर आई। उसने स्कूल यूनिफॉर्म पहनी हुई थी और उसके लंबे बाल उलझे हुए थे। ख्वाहिश ने अर्थ के पास आकर लैपटॉप का साइड में रखते हुए कहा, अर्थ, हमारे बाल बना दीजिए ना। अर्थ ने ख्वाहिश की तरफ देखा और लैपटॉप को अपने पास खींचते हुए कहा, 5 मिनट, कहते हुए अर्थ लैपटॉप पर कुछ करने लगा। कुछ देर बाद उसने लैपटॉप का साइड में रखा और ख्वाहिश के उलझे हुए बालों को सुझाने लगा। ख्वाहिश बस मुस्कुराते हुए अर्थ की तरफ देख रही थी। अर्थ ने उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखते हुए कहा, व्हाट हैपेंड। ख्वाहिश ने दांत दिखाते हुए कहा, आपको पता है नेक्स्ट मंथ हमारे स्कूल की ट्रिप जाने वाली है। क्या आप हमें हमारे फ्रेंड्स के साथ जाने दोगे। ख्वाहिश की बात सुनकर अर्थ ने उसे घूरते हुए कहा, आपको इसकी इजाजत नहीं है। मैं आपको हर साल एक बार बाहर घूमने के लिए लेकर जाता हूँ ना, फिर आपको दूसरों के साथ बाहर क्यों जाना है। अर्थ की बात सुनकर ख्वाहिश ने मुंह फुलाते हुए कहा, सब लोग जा रहे हैं, हमें भी जाना है, हमारे सारे फ्रेंड्स जाने वाले हैं, फिर आप हमें क्यों नहीं जाने देते हो। ख्वाहिश की बात सुनकर अर्थ ने उसे घूरते हुए कहा, आप नहीं जाओगी, मतलब नहीं जाओगी, नो मोर आर्ग्यूमेंट्स, कहते हुए अर्थ उसके बाल बनाने लगा। वही अर्थ की गुस्से भरी आवाज सुनकर ख्वाहिश ने अपना चेहरा नीचे झुका लिया। उसने आगे कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप चेहरा नीचे झुकाकर बैठी रही। अर्थ ने अब तक उसके बालों को सुलझा दिया था। उसने ख्वाहिश के बालों को उलझाकर उसे एक क्यूट सा हेयर बैंड लगा दिया। ख्वाहिश का झुका हुआ चेहरा देखकर अर्थ ने उसका चेहरा ऊपर उठाकर उसकी आंखों में आंखें डालकर देखे हुए कहा, मासूम शक्ल बनाने से मैं आपकी बातों में फंसकर आपको उनके साथ जाने की इजाजत नहीं देने वाला हूँ। इसलिए ये सारे नाटक मेरे सामने करने की जरूरत नहीं है। चलिए, स्कूल के लिए देर हो रही है, ब्रेकफास्ट कर लीजिए, कहते हुए अर्थ ने साइड टेबल पर रखी हुई बेल बजा दी। कुछ ही देर में सर्वेंट उन दोनों का ब्रेकफास्ट लेकर रूम में आ गया और अपने हाथों से ख्वाहिश को ब्रेकफास्ट खिला रहा था और ख्वाहिश चुपचाप उसके हाथों से ब्रेकफास्ट खा रही थी। उसका चेहरा लटका हुआ था, पर फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। अर्थ भी उससे बात नहीं कर रहा था। ब्रेकफास्ट होने के बाद अर्थ ने टिश्यू पेपर से उसका मुंह साफ किया और उसकी स्कूल बैग उठाकर उसका हाथ पकड़कर उसे खड़ा किया। ख्वाहिश कुछ भी नहीं बोल रही थी। अर्थ जानता था कि ख्वाहिश जानबूझकर उसे मनाने के लिए सारी नौटंकी कर रही है, पर अर्थ भी कहाँ मानने वाला था। उसने ख्वाहिश को घूरते हुए कहा, अगर 10 दिन भी बात नहीं करोगी तो भी मैं तुम्हें जाने की इजाजत नहीं दूंगा, इसलिए नौटंकी करना बंद करो और चलो, कहते हुए अर्थ ख्वाहिश का हाथ पकड़कर उसे लेकर सीढ़ियों से नीचे आ गया। लिविंग रूम में इस वक्त धानी, धैर्य और अनु रेडी हो चुके थे। अनु इस वक्त 12th स्टैंडर्ड में थी और धानी 10th स्टैंडर्ड में। धैर्य ने कॉलेज में एडमिशन ले ली थी। कॉलेज भी उनके स्कूल से ज्यादा दूर नहीं था,
इसलिए वह भी उन दोनों के साथ ही जाता था। उन तीनों को देखकर ख्वाहिश के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, पर उन तीनों ने ही ख्वाहिश से अपनी नजर फेर ली। उन तीनों को इस तरह से खुद को इग्नोर करते हुए देखकर ख्वाहिश के चेहरे पर उदासी आ गई। एक तो पहले ही वह अर्थ से नाराज थी और अब वह तीनों से इग्नोर कर रहे थे। अर्थ सबको इग्नोर करके ख्वाहिश को लेकर मेंशन से बाहर आ गया। उनके पीछे पीछे ही धानी, धैर्य और अनु बाहर आ गए। अर्थ ख्वाहिश को लेकर अंदर बैठने ही वाला था कि उसका मोबाइल रिंग करने लगा। उसने कॉल उठाकर देखा तो एक अननोन नंबर से उसे कॉल आ रहा था। अर्थ ने कॉल पिक किया और बात करता हुआ कार के पास आ गया। ख्वाहिश भी अर्थ के हाथ छोड़ते ही दौड़ते हुए उन तीनों के पास आ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, धैर्य क्या तुम हमसे नाराज हो? ख्वाहिश की बात सुनकर धैर्य ने उसे घूरते हुए कहा, हमसे दूर रहो वरना क्या पता भाई तुम्हारी वजह से हमारे साथ भी कुछ कर दे। धैर्य की बात सुनकर ख्वाहिश कंफ्यूज होकर उसे देखने लगी। धानी ने धैर्य के हाथ को पकड़ते हुए कहा, भाई चलिए स्कूल जाने में देर हो जाएगी। धानी की बात सुनकर धैर्य ने अपना सर हिलाया और धानी और अनु दोनों को कार में बैठने के लिए दरवाजा खोल दिया। वही ख्वाहिश की आंखों में धैर्य की बात सुनकर आंसू आ गए थे। धैर्य हमेशा उसके साथ अच्छे से बर्ताव कर रहा था, पर आज उसने पहली बार उसके साथ रूड तरीके से बात की थी। ख्वाहिश ने आंसू भरी आंखों से धैर्य की तरफ देखा, जो कि ड्राइविंग सीट पर बैठने के लिए जा रहा था, और धीरे से कहा, हमने क्या किया है? तुम हमसे नाराज क्यों हो? ख्वाहिश की बात सुनकर धैर्य ने उसे घूरते हुए कहा, तुमने इस घर में आकर सबसे बड़ी गलती की है। तुम्हारे आने के बाद हमारी पूरी फैमिली बिखर चुकी है। अर्थ भाई तुम्हारी वजह से हमसे दूर हो गए। उन्हें तुम्हारे अलावा किसी और से कोई मतलब ही नहीं है। तुमने हमारे परिवार को तोड़ दिया है। कहते हुए धैर्य जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। वही ख्वाहिश आंसू भरी आंखों से उसे देखने लगी। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय। जिन्होंने रिव्यू नहीं दिए जाकर बड़े बड़े दो। एपिसोड 42। ही गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। ख्वाहिश अभी भी आंसू भरी आंखों से धैर्य को जाते हुए देख रही थी। उसने अपने आंसू साफ करके पलटकर अर्थ की तरफ देखा, जो कि कॉल पर किसी से बात कर रहा था। उसने जल्दी से अपने चेहरे को अच्छे से साफ किया और दौड़ते हुए अर्थ के पैरों से आकर लिपट गई। अचानक से ख्वाहिश के हाथों की मजबूत पकड़ अपने पैरों पर महसूस करके अर्थ ने कहा, आई विल टॉक यू लेटर। कहते हुए उसने कॉल कट करके ख्वाहिश की तरफ देखते हुए कहा, व्हाट हैपन ख्वाहिश? कहते हुए अर्थ ने ख्वाहिश का चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो ख्वाहिश की आंखों में आंसू देखकर उसने गुस्से से कहा, रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा? अर्थ की बात सुनकर ख्वाहिश ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, हमने होमवर्क नहीं किया, हमें पनिशमेंट मिलेगी। ख्वाहिश की बात सुनकर अर्थ के चेहरे पर नॉर्मल रिएक्शन आ गए। उसने ख्वाहिश की तरफ देखते हुए कहा, गलती करोगी तो पनिशमेंट भी भुगतोगी। चलो चुपचाप स्कूल। कहते हुए ख्वाहिश को गोद में उठाया और उसे लेकर करके अंदर बैठ गया। ख्वाहिश बड़ी हो चुकी थी, पर अर्थ ज्यादातर उसे अपनी गोद में ही उठाया करता था। ख्वाहिश ने भी कुछ नहीं कहा और अर्थ की गोद में आकर कर में बैठ गई। उसने अर्थ के सीने पर अपना सर रखते हुए धीमी आवाज में कहा, अर्थ क्या हम बुरी बच्ची है? ख्वाहिश का सवाल सुनकर अर्थ ने उसके बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, किसी ने कुछ कहा? मैंने आपसे कहा था ना, अगर कोई भी आपसे कुछ कहे तो आप सीधा मुझे बताओगी, इस तरह से बकवास नहीं करोगी। ख्वाहिश ने अर्थ की बात सुनकर खुद से कहा, अगर हमने धैर्य के बारे में बता दिया तो अर्थ धैर्य को पनिशमेंट देंगे। हम उसके बारे में नहीं बताएंगे, वह तो हमारा दोस्त है ना, शायद वह हमसे गुस्सा होगा। सोचकर ख्वाहिश ने कहा, किसी ने कुछ नहीं कहा। वह कल क्लास में सब लोग बोल रहे थे कि जिसके पेरेंट्स नहीं होते वह बच्चे बुरे होते हैं, पर उन्होंने हमें नहीं कहा। सच में? ख्वाहिश की बात सुनकर अर्थ ने उसके छोटे से चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, फालतू लोगों की फालतू बकवास पर ध्यान दोगी तो जिंदगी नहीं जी पाओगी। इसलिए ऐसे लोगों की बातों को इग्नोर करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। लोग तुम्हें गिराने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे, पर तुम्हें गिरना नहीं है, तुम्हें दौड़ना है, तुम्हें भगाना है, तुम्हें उड़ना है। अर्थ की बात सुनकर ख्वाहिश उसके चेहरे की तरफ देखने लगी। उसने मजबूती से अर्थ को गले लगाते हुए कहा, हमें कुछ नहीं करना, हमें बस आपके साथ रहना है, हमेशा हमेशा। ख्वाहिश की बात पर अर्थ ने उसके माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, मैंने कहा है कि मैं आपको कभी खुद से दूर जाने दूंगा। मैं आपको कभी भी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, कभी भी नहीं। कहते हुए अर्थ की पकड़ ख्वाहिश पर मजबूत हो गई। ख्वाहिश भी किसी बंदर के बच्चे की तरह अर्थ से लिपटी हुई थी। आधे घंटे के बाद उनकी कार स्कूल पहुंच चुकी थी।
अर्थ ने ख्वाहिश के छोटे से चेहरे को अपने हाथ में भरकर उसके माथे को चूमते हुए कहा, मस्ती मत करना और अगर कोई आपसे कुछ कहे तो उसे पीटने से पहले एक बार भी मत सोचना, बाकी मैं देख लूंगा। अर्थ की बात सुनकर ख्वाहिश ने क्यूट सी स्माइल के साथ उसकी तरफ देखा और उसके दोनों गालों पर किस करते हुए कहा, आप भी ख्वाहिश के अलावा किसी और गंदी लड़की के पास मत जाना। ओके कहते हुए ख्वाहिश कार का दरवाजा खोलकर बाहर भाग गई। वही उसकी आखिरी बात सुनकर अर्थ की आंखें छोटी हो गई क्योंकि ख्वाहिश ने पहली बार उससे ऐसी कोई बात कही थी। उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और ड्राइवर को कर ऑफिस ले जाने के लिए कह दिया। अर्थ ने लास्ट ईयर ही अपना कॉलेज कंप्लीट कर लिया था और अब वह पूरी तरह से बिजनेस पर ध्यान दे रहा था। ख्वाहिश दौड़ते हुए स्कूल के अंदर आ गई। अंदर आते ही उसका ध्यान पार्किंग एरिया में खड़ी धानी और अनु पर गया। उन दोनों को देखकर ख्वाहिश दौड़ते हुए उनके पास आ गई। ख्वाहिश को देखते ही धानी और अनु दोनों से इग्नोर करके वहां से जाने लगी। ख्वाहिश ने जल्दी से धानी और अनु का एक एक हाथ पकड़ते हुए कहा, आप हमसे गुस्सा क्यों हो? हमने क्या किया? प्लीज हमें बताओ ना। धैर्य भी हमसे गुस्सा था। उसने कहा कि हम बुरे हैं। क्या सच में हम बुरे हैं? ख्वाहिश की बात सुनकर धानी ने उसे गुस्से से देखते हुए कहा, ख्वाहिश हमारा हाथ छोड़ो। हमें तुमसे बात नहीं करनी है, सिर्फ तुम्हारी वजह से भाई ने मेरी मॉम की इंसल्ट की। वह तुम्हारे अलावा किसी और से कोई मतलब नहीं रखते। तुम्हें पता है मेरी मॉम कितना रो रही थी? धानी की बात सुनकर ख्वाहिश ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, पर हमने क्या किया? अनु ने थोड़े गुस्से से कहा, तुमने ही सब कुछ किया है। मैंने सुना मॉम कह रही थी कि जब से तुम आए हो भाई हमसे दूर हो गए हैं और सच में भाई हमसे और भी ज्यादा दूर हो गए हैं। पहले वह हमारे साथ बैठकर लंच करते थे, डिनर करते थे, ब्रेकफास्ट करते थे, पर अब वह तुम्हारे साथ रूम में लंच करते हैं, डिनर करते हैं, क्योंकि अगर तुम नीचे आई तो सब लोग तुम्हें कुछ बुरा भला कहेंगे। ये सोचकर भाई तुम्हें भी नीचे नहीं लाते और खुद भी नीचे नहीं आते। तुम हमारी फैमिली में क्यों आई? ख्वाहिश कहते हुए वह दोनों वहां से चली गई। वहीं उन दोनों की बातें सुनकर छोटी सी ख्वाहिश का दिल टूट गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे अब गिल्टी फील हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे सच में उसने अर्थ को उसकी फैमिली से अलग कर दिया हो। वह भी आंसू भरी आंखों से उन दोनों को जाते हुए अच्छी रही थी कि पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। ख्वाहिश ने पलट कर देखा तो उसके पीछे श्रुति खड़ी थी। श्रुति जो कि अब 13 साल की हो चुकी थी। ख्वाहिश को रोते हुए देखकर उसने परेशानी भरी आवाज में कहा, ख्वाहिश क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? श्रुति की बात सुनकर ख्वाहिश ने उसे गले से लगाते हुए, धैर्य, धानी दीदी और अनु दीदी हमसे गुस्सा है। वह सब बोल रहे हैं कि हम बहुत बुरे हैं। हमने अर्थ को उनकी फैमिली से दूर कर दिया। हमने उनके घर में आकर उनकी फैमिली को बर्बाद कर दिया। क्या सच में हम बुरे हैं? ख्वाहिश की बात सुनकर श्रुति ने उसे समझाते हुए कहा, वह इस वक्त गुस्से में है, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। मैंने तुमसे पिछली बार ही कहा था ना, जो होता है भगवान जी की मर्जी से होता है। क्या भगवान जी किसी के साथ गलत कर सकते हैं? श्रुति का सवाल सुनकर ख्वाहिश ने आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखकर अपना सरना में हिला दिया, जिसे देखकर श्रुति ने मुस्कुराते हुए कहा, पर भगवान जी ने ही तो अर्थ को तुम्हारी लाइफ में भेजा है। अर्थ तुम्हारे प्रोटेक्टर है, तुम्हारे पास भी फैमिली है, तुम्हारे गार्डियन है। अर्थ तुम्हारे सब कुछ है। इसलिए कभी भी यह मत समझना कि तुमने उनकी लाइफ में आकर कुछ गलत किया है। अच्छा अब ये सब छोड़ो और चलो क्लास में, हमें देर हो रही है। कहते हुए श्रुति ने ख्वाहिश का हाथ पकड़ लिया और उसे क्लास की तरफ लेकर जाने लगी। श्रुति की बात सुनकर अब ख्वाहिश का दिल हल्का हो चुका था। उसने अपने आंसू साफ करके मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू सो मच श्रुति, तुम हमारी बेस्ट फ्रेंड हो। श्रुति ने मुस्कुराते हुए ख्वाहिश की तरफ देखकर उसके गाल खींचते हुए कहा, और तुम एक नंबर की इडियट हो। छोटी छोटी बात पर रोने क्यों लगती हो? तुम तो अर्थ की स्ट्रांग ख्वाहिश बनना चाहती हो ना, तो स्ट्रांग बनने के लिए सबसे पहले तुम्हें ये रोने की गंदी आदत छोड़नी होगी। श्रुति की बात सुनकर ख्वाहिश ने क्यूट सा फेस बनाकर उसकी तरफ देखा और अपना सर हिला दिया। वह दोनों क्लास में आ चुकी थी। इस वक्त ख्वाहिश 8th स्टैंडर्ड में थी। श्रुति और ख्वाहिश अगर हमेशा की तरह अपने क्लास के सेकंड बेंच पर बैठ गए। ख्वाहिश की रियल आइडेंटिटी के बारे में स्कूल में कोई भी नहीं जानता था, पर सब लोग उसके साथ अच्छे से बर्ताव करते थे, जिसकी वजह थी कि टीचर ने पहले ही उन्हें वार्निंग दे रखी थी कि कोई भी ख्वाहिश के साथ बदतमीजी नहीं करेगा। कोई भी उसके साथ पंगा नहीं लेता था तो वह मार पिटाई करने से पहले पीछे नहीं हटती थी। ख्वाहिश को सब लोग दबंग के नाम से भी जानते थे। ख्वाहिश ने क्लास में नजर घुमाकर देखा और कहा,
श्रुति, हमने आज होमवर्क कंप्लीट नहीं किया। क्या ख्वाहिश हमें पनिशमेंट देगी? क्लास में बाकी लोगों ने कर लिया होगा। क्या अगर हमारे साथ 2-3 लोगों ने नहीं किया होगा तो कितना अच्छा होगा? ख्वाहिश की बात सुनकर श्रुति उसे घूरने लगी। उसने थोड़े गुस्से से कहा, अगर तुमने 2 दिन में होमवर्क कंप्लीट नहीं किया तो 2 दिन तक तुम क्या कर रही थी? ख्वाहिश ने दांत दिखाते हुए कहा, अरे वह हमारी तबीयत ठीक नहीं थी ना, फिर कल हमारे अर्थ का बर्थडे भी तो था, इसलिए हमने होमवर्क कंप्लीट नहीं किया। बताओ ना, अब हम क्या करें? वह दोनों बात कर ही रही थी कि तभी क्लास में क्लास टीचर आ गई। वह दोनों चुपचाप क्लास अटेंड करने लगी। इसी तरह से 3 क्लास हो गई। शायद आज ख्वाहिश की किस्मत अच्छी थी, जिस वजह से उसने जिस सब्जेक्ट का होमवर्क नहीं किया था वह टीचर स्कूल आए ही नहीं थे। ख्वाहिश ने खुशी से उछलते हुए कहा, कितना अच्छा हुआ ना मिश्रा सर स्कूल ही नहीं आए, अब हमें कोई पनिशमेंट नहीं देगा। ख्वाहिश की बात सुनकर श्रुति ने कहा, बदमाश लड़की, अगली बार से ऐसे होमवर्क को अधूरा मत छोड़ना, पढ़ाई का नुकसान होगा और साथ में तुम्हें पनिशमेंट में मिलेगी, और तुम्हारे अर्थ को पता चला तो वह भी गुस्सा करेंगे। श्रुति की बात सुनकर ख्वाहिश गले से लगाते हुए कहा, हम अगली बार से ऐसा नहीं करेंगे। अच्छा अब चलो ना, हमें भूख लगी है, लंच ब्रेक हो चुका है। ख्वाहिश की बात सुनकर श्रुति ने अपना सर हिला दिया। वह दोनों लंच करने के लिए कॉरिडोर से कैंटीन की तरफ जा ही रही थी कि तभी एक लड़की दौड़ते हुए उनके पास आ गई। उसने गहरी गहरी सांस लेते हुए कहा, ख्वाहिश, कुणाल तुम्हें बुला रहा है। उसे कुछ हो गया है, वह ग्राउंड में गिर गया। अपने सामने खड़ी लड़की की बात सुनकर ख्वाहिश ने उसे घूरते हुए कहा, अगर वह नीचे गिर गया तो वह मुझे क्यों बुला रहा है? क्या मैं उसे उठाकर लेकर आऊंगी? ख्वाहिश की बात सुनकर उस लड़की ने कहा, पता नहीं वह तुम्हें बुला रहा है, प्लीज चलो ना, वह बहुत रो रहा है, उसे बहुत गहरी चोट आई है। उस लड़की की बात सुनकर ख्वाहिश ने श्रुति की तरफ देखते हुए कहा, चलो श्रुति, हम देख लेते हैं। कुणाल को चोट लगी है, वह हमेशा होमवर्क में मेरी हेल्प करता है। ख्वाहिश की बात सुनकर श्रुति ने कहा, ठीक है चलो। वह दोनों चलते हुए ग्राउंड के पास आ गई। उन्होंने पीछे पलट कर देखा तो उनकी क्लासमेट वहां पर मौजूद नहीं थी। ख्वाहिश ने तो हैरानी से कहा, ये कहाँ चली गई? ख्वाहिश ने इतना कहा ही था कि उसे कुणाल की आवाज सुनाई दी। कुणाल की आवाज सुनकर ख्वाहिश ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो कुछ दूरी पर कुणाल खड़ा था, जिसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी। कुणाल भी 13 साल का ही था और वह ख्वाहिश का क्लासमेट था। क्लास में सबसे ज्यादा हैंडसम और इंटेलिजेंट बच्चा जो हमेशा ख्वाहिश की मदद करता था। ख्वाहिश ने कुणाल की तरफ देखते हुए कहा, कुणाल, वह लड़की तो कह रही थी कि तुम्हें चोट लगी है। तुम्हें चोट नहीं लगी तो फिर हमें क्यों बुलाया? कुणाल ने ख्वाहिश के पास आकर श्रुति की तरफ देखते हुए कहा, श्रुति, क्या तुम थोड़ी देर के लिए हमें अकेला छोड़ सकती हो प्लीज? कुणाल की बात सुनकर श्रुति ने थोड़े गुस्से से कहा, बिल्कुल भी नहीं। तुमने क्यों झूठ बोलकर ख्वाहिश को यहाँ पर बुलाया है? पहले ये बताओ, मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। श्रुति की बात सुनकर कुणाल ने थोड़े गुस्से से कहा, ख्वाहिश प्लीज, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। श्रुति से कहो ना कि वह थोड़ी देर के लिए तुम्हें अकेला छोड़ दे। कुणाल के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर ख्वाहिश ने श्रुति की तरफ देखते हुए कहा, श्रुति प्लीज, थोड़ी देर के लिए। श्रुति ने ख्वाहिश को घूरते हुए कहा, ठीक है, जल्दी आना, मैं यहीं पर हूँ। कहते हुए वह थोड़ी दूर जाकर खड़ी हो गई। ख्वाहिश ने कुणाल की तरफ देखते हुए कहा, जल्दी बोलो, मुझे भूख लगी है, लंच करने के लिए जाना है। कुणाल ने आसपास नजरें घुमा कर देखा। इस वक्त कोई भी इस तरफ मौजूद नहीं था। वह जल्दी से ख्वाहिश के सामने घुटनों के बल बैठ गया। ये देखकर ख्वाहिश के चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। उसने कुणाल को घूरते हुए कहा, यह क्या कर रहे हो तुम? कुणाल ने मुस्कुराते हुए कहा, अपने दिल की बात बता रहा हूँ। आई लव यू ख्वाहिश, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? प्लीज मना मत करना, हमारे क्लास में बहुत सारी लड़कियां हैं, सबने मुझे प्रपोज किया पर मुझे कोई पसंद नहीं है, मुझे सिर्फ तुम पसंद हो, प्लीज मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। जिस किसी ने रिव्यू नहीं दिया जाकर रिव्यू दो, बड़े बड़े अच्छे अच्छे और 5 स्टार देना, और बाकी सब लोग नाइस लिखकर भाग आए। मैंने आज तक रिव्यू नहीं देखी थी, अब पता चला मेरे रीडर कितने कंजूस और आलसी है। वेरी एपिसोड 43। ही गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। ख्वाहिश ने हैरानी से अपनी आंखों को बड़ा बड़ा करके अपने सामने घुटनों का बल बैठे कुणाल को देख रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह अब क्या कहें। ख्वाहिश को चुप देखकर कुणाल ने प्यार से कहा,
ख्वाहिश प्लीज मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लो ना। हम बड़े होने तक डेट करेंगे और उसके बाद शादी। मैं तुम्हें सच में बहुत पसंद करता हूँ और इनफैक्ट मैं तुमसे प्यार करता हूँ। प्लीज ख्वाहिश। कुणाल की बात सुनकर ख्वाहिश जल्दी से पीछे हट गई। उसने कुणाल को घूरते हुए कहा, तुम पागल हो। हमें तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगली बार से हमसे बात मत करना वरना तुम्हारा सर फोड़ देंगे। कहते हुए ख्वाहिश गुस्से से पलटकर वहां से जाने लगी। कुणाल ने दौड़ते हुए जाकर ख्वाहिश का हाथ पकड़ते हुए कहा, ख्वाहिश प्लीज ऐसे मुझसे दूर मत जाओ। प्लीज मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सच में, हमारे क्लास में सबकी गर्लफ्रेंड है पर मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है और मैं किसी और को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना भी नहीं चाहता। प्लीज मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। प्लीज ख्वाहिश, मैं तुम्हारे लिए ढेर सारे चॉकलेट लेकर आऊंगा तो मैं जो चाहिए वह लाकर दूंगा पर प्लीज। ख्वाहिश ने गुस्से से कुणाल को खुद से दूर धक्का देते हुए कहा, हमसे दूर रहो। हमें बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई हमारे पास आए और अगली बार से हमारे सामने भी मत आना। अब से हम तुम दोस्त भी नहीं है। कहते हुए ख्वाहिश गुस्से से वहां से जाने लगी। कुणाल ने जबरदस्ती उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, ख्वाहिश तुम ऐसे मुझे अपनी दोस्ती नहीं तोड़ सकती। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें खुद से दुख नहीं जाने दूंगा। कुणाल जबरदस्ती ख्वाहिश के दोनों हाथों को पकड़कर उसे खींच रहा था। ख्वाहिश ने कुणाल को धक्का देने की कोशिश की पर कुणाल और उसे हाइट में भी ज्यादा बड़ा था और उसकी ताकत भी ख्वाहिश के सामने ज्यादा थी। ख्वाहिश अपने हाथों को कुणाल से दूर नहीं कर पा रही थी। उसने गुस्से से कहा, तुम पागल हो गए हो। छोड़ो हमें। अगर हमने हमारे अर्थ को बता दिया ना तो वह तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। वह बहुत खतरनाक है। ख्वाहिश की बात सुनकर कुणाल ने इरिटेट होते हुए कहा, आई डोंट केयर। मैं किसी अर्थ से नहीं डरता पर तुम इस तरह से मुझे इग्नोर करके नहीं जा सकती। मैं हमारे क्लास का सबसे हैंडसम लड़का हूँ और सारी लड़कियां मुझसे दोस्ती करना चाहती है और इनफैक्ट सब तो मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहती है पर मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ। मैं इस तरह से तुम्हें अपनी इंसल्ट करके यहाँ से नहीं जाने दूंगा। तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए हाँ कहना होगा, मतलब कहना होगा। कुणाल अब जैसे जबरदस्ती पर उतर आया था। ख्वाहिश ने गुस्से से कुणाल की तरफ देखते हुए कहा, तुम ऐसे नहीं मानोगे ना। रुको तुम। कहते हुए ख्वाहिश ने गुस्से से कुणाल के बालों को पकड़ा और जोर जोर से खींचने लगी। कुणाल ने गुस्से से ख्वाहिश के दोनों हाथों को अपने बालों से हटाकर उसे धक्का देते हुए कहा, तुम पागल हो गई हो। कुणाल के धक्का देने की वजह से ख्वाहिश ग्राउंड पर घुटनों के बाल गिर गई, नीचे गिर गई। उसके मुंह से चीख निकल गई। नीचे गिरे हुए कंकड़ उसके घुटनों में लग गए थे। उसने चिल्लाते हुए कहा, हम तुम्हारी जान ले लेंगे, जंगली कहीं के। कहते हुए ख्वाहिश गुस्से से उठकर खड़ी हो गई। उसकी स्कर्ट के नीचे उसके घुटनों पर चोट लग गई थी और हल्का हल्का खून भी निकल रहा था पर ख्वाहिश इस वक्त कुछ ज्यादा ही गुस्से में थी। कुणाल ने ख्वाहिश की तरफ देखते हुए कहा, ख्वाहिश मैं तुम्हें धक्का नहीं देना चाहता था पर तुमने मेरे बाल खींच लिए, मुझे गुस्सा आ गया। प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज हमारी बहस को भूल जाओ और मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। हम दोनों साथ में बहुत खुश रहेंगे, बहुत मस्ती करेंगे। मैं तुम्हें घूमने के लिए लेकर जाऊंगा। तुम जानती नहीं मेरी बहुत बड़ी फैमिली है। तुम तो अनाथ हो ना। मेरी फैमिली तुम्हें अपनी फैमिली की तरह रखेगी। सच में। कुणाल के मुंह से दोबारा खुद के लिए अनाथ सुनकर ख्वाहिश ने गुस्से से उसके पास आकर एक जोरदार लात उसके टांगों के बीच में मारते हुए कहा, हम अनाथ नहीं है। हमारे पास हमारे हैंडसम दादू और हमारे अर्थ है। समझ आया तुम्हें। ख्वाहिश के टांगों के बीच में लात मारते ही कुणाल घुटनों के बाद ग्राउंड में गिर गया। उसे अर्थ ने ही ये तकनीक सिखाई थी कि जब भी कोई लड़का उसे परेशान करे या उसके पास आने की कोशिश करे तो वह इसी तरह से कि उसे लड़के के टांगों के बीच मारे और आज अर्थ की सिखाई गई तकनीक ख्वाहिश के काम आ गई थी। कुणाल ने दर्द भरी आवाज में कहा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है। कहते हुए कुणाल चिल्ला रहा था। ख्वाहिश ने एटीट्यूड से अपनी दोनों हाथ सीने पर बांधते हुए कहा, हमें छुई मुई समझने के बारे में सोचना भी मत। हम हमारे हैंडसम दादू की शेरनी है और हमारे अर्थ की स्ट्रांग ख्वाहिश। समझ आया तुम्हें। इसलिए अगली बार से हमारे रास्ते में भी बताना और दोबारा ये प्यार का पुराण लेकर तो हमारे सामने आना ही मत वरना सारे के सारे दांत तोड़ देंगे तुम्हारे। कहते हुए ख्वाहिश गुस्से से तेज कदमों से चलती हुई गार्डन से बाहर आ गई। बाहर श्रुति उसका इंतजार कर रही थी। ख्वाहिश को इस तरह से गुस्से में देखकर श्रुति ने कहा, क्या हुआ है ख्वाहिश। श्रुति के सवाल पर ख्वाहिश ने मुंह बनाते हुए कहा, कुछ नहीं। उसके सर पर प्यार का भूत सवार हो गया था, जो कि हम उतार चुके हैं। कहते हुए ख्वाहिश ने एक शैतानी मुस्कुराहट पास कर दी।
ख्वाहिश की बात सुनकर श्रुति ने छोटी आंखों से उसे देखते हुए कहा, तो तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया? मैं भी तुम्हारे साथ उसकी अच्छी सी धुलाई करती। श्रुति की बात सुनकर ख्वाहिश ने अपने बालों को एटीट्यूड से कान के पीछे करते हुए कहा, अरे उसके लिए तो हम अकेले ही काफी है। आखिर हम हमारे हैंडसम दादू की शेरनी है। शेरनी किसी से नहीं डरती, अपने शेर से भी नहीं, कहते हुए ख्वाहिश हंसने लगी। ख्वाहिश की बात सुनकर श्रुति ने उसका हाथ पकड़कर चिल्ते हुए कहा, अच्छा तो तुम अर्थ से नहीं डरती? श्रुति की बात सुनकर ख्वाहिश ने एटीट्यूड के साथ कहा, बिल्कुल भी नहीं। हम उनसे डरते नहीं है, बल्कि हम तो बस उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। वो हमसे बड़े हैं ना, इसलिए। ख्वाहिश की बात सुनकर श्रुति हंसने लगी। दोनों वापस कैंटीन में आ चुकी थी और मजे से अपना लंच कर रही थी। ख्वाहिश को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि कुणाल इस वक्त की हालत में होगा। हमेशा से अर्थ ने उसे यही सिखाया था कि जब कोई उसे परेशान करे, वह सामने वाले पर अटैक करने से पहले कभी भी ना सोचे, बाकी सब कुछ वह संभाल लेगा। अर्थ की बदौलत ही वह आज इतनी स्ट्रांग हो चुकी थी कि क्लास में कोई भी उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं करता था, ना कोई उसका मजाक उड़ाता था। लंच के बाद ख्वाहिश और श्रुति दोनों क्लास की तरफ जा रही थी कि तभी वही क्लास में जो पहले कुणाल के बुलाने पर ख्वाहिश को बताने के लिए गई थी, वह दौड़ते हुए श्रुति और ख्वाहिश के पास आ गई। उसे देखते ही ख्वाहिश ने गुस्से से कहा, शीतल तुम दोबारा हमारे पास क्यों आए हो? पहले तुमने झूठ बोलकर हमें उस नालायक कुणाल के पास भेजा और अब क्या करना चाहती हो? ख्वाहिश की बात सुनकर शीतल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, वह प्रिंसिपल सर तुम्हें बुला रहे हैं। कुणाल के पेरेंट्स आए हैं। तुमने कुणाल को मारा है, इसलिए प्रिंसिपल सर तुम्हें अभी के अभी केबिन में बुला रहे हैं। शीतल की बात सुनकर ख्वाहिश की आंखें छोटी हो गई। उसने गुस्से से शीतल की तरफ देखते हुए कहा, अगर इस बार तुमने कुछ झूठ कहा होगा ना तो उसके साथ साथ हम तुम्हारा भी मुंह तोड़ देंगे, कहते हुए ख्वाहिश ने अपना छोटा सा मुक्का शीतल को दिखाया। शीतल ने डरते हुए कहा, मैं सच बोल रही हूँ। सच में प्रिंसिपल सर तुम्हें अपने केबिन में बुला रहे हैं। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम खुद चल कर देख लो। श्रुति ने ख्वाहिश की तरफ देखा और कहा, चलो ख्वाहिश देख लेते हैं कि आखिर वह लंगूर दोबारा कौन सा नाटक कर रहा है। कहते हुए श्रुति ख्वाहिश का हाथ पकड़कर प्रिंसिपल के केबिन के पास आ गई। केबिन के पास आते ही ख्वाहिश ने श्रुति की तरफ देखते हुए कहा, हमारा हाथ छोड़ो, हम खुद अंदर जाकर देखते हैं कि आखिर माजरा क्या है। श्रुति ने कहा, पर ख्वाहिश ने हंसते हुए कहा, अरे हम बहुत स्ट्रांग है, कहते हुए ख्वाहिश अंदर आ गई। अंदर आते ही उसका ध्यान कुणाल पर गया, जो कि सोफे पर बैठा हुआ था। उसका चेहरा लाल नजर आ रहा था और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे बेहद गहरी चोट लगी हो। ख्वाहिश को देखते ही प्रिंसिपल सर अपनी जगह से उठकर खड़े हो गए। उन्होंने ख्वाहिश की तरफ देखते हुए कहा, ख्वाहिश बेटा आपने कुणाल को क्यों मारा? वह तो इतना अच्छा बच्चा है। प्रिंसिपल की बात सुनकर ख्वाहिश कुछ कहती उससे पहले ही कुणाल की मां को की बगल में खड़ी थी। उन्होंने गुस्से से ख्वाहिश के पास आकर उसके बालों को खींचते हुए कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को वहां पर मारने की? अगर तेरी वजह से उसे कुछ हो जाता तो समझती क्या है तू खुद को? सुना है कि तू अनाथ है। बिना माँ बाप के लावारिस बच्चे ऐसे ही होते हैं, कहते हुए कुणाल की माँ गुस्से से ख्वाहिश के बाल खींच रही थी। ख्वाहिश जी से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि कुणाल की माँ अचानक से इस तरह से उठकर टूट पड़ेगी। उसने चिल्लाते हुए कहा, छोड़ो हमें दर्द हो रहा है, कहते हुए ख्वाहिश उसे मोटी सी औरत को खुद से दूर धक्का देने की कोशिश करने लगी। प्रिंसिपल सर जल्दी से चलते हुए ख्वाहिश और उसे औरत के पास आ गए। उन्होंने गुस्से से उन दोनों को दूर करते हुए कहा, मिसेस श्रीवास्तव क्या आपका दिमाग खराब हो चुका है? आप जंगली हो जैसी हरकतें क्यों कर रही है? बच्ची है वह छोटी सी, गलती आपके बेटे की भी हो सकती है। प्रिंसिपल सर अच्छे से जानते थे कि जब अगर ख्वाहिश को एक खरोच भी आई तो अर्थ स्कूल के साथ साथ उन्हें पूरी तरह से बर्बाद कर देखा और वह अपने स्कूल को बर्बाद होने तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहते थे। ख्वाहिश ने गुस्से से कुणाल की मां की तरफ देखा। उसके बाल बिखेर चुके थे और उसे अपने बालों में तेज दर्द महसूस हो रहा था। प्रिंसिपल सर ने उसे अपने करीब किया हुआ था। कुणाल की मां मिसेस रीना श्रीवास्तव ने गुस्से से प्रिंसिपल सर की तरफ देखते हुए कहा, आप क्यों इस अनाथ लड़की की इतनी तरफदारी कर रहे हैं? इसने मेरे बेटे की क्या हालत कर दिया। देखिए उसका चेहरा। आपको नहीं पता कि लड़कों का वह पार्ट कितना ज्यादा सेंसिटिव होता है। सोचिए अगर इसकी वजह से फ्यूचर में उसे कोई प्रॉब्लम हुई तो क्या ये लड़की उसकी भरपाई कर पाएगी? आखिर किया था मेरे बेटे ने, जो इस अनाथ ने मेरे बेटे के साथ यह सब कुछ किया।
बार बार खुद के लिए अनाथ सुनकर ख्वाहिश ने गुस्से से टेबल पर रखा हुआ पेपर वेट उठाकर कुणाल की मां के सर पर मारते हुए कहा, चुप, बिल्कुल चुप। अनाथ नहीं है हम, हमारे पास हमारे अर्थ है। ख्वाहिश का फेंका हुआ पेपर वेट सर पर लगते ही कुणाल की मां ने अपना सर पकड़कर चिल्लाते हुए कहा, कितनी बदतमीज है यह लड़की। कुणाल के फादर भी गुस्से से ख्वाहिश को घूर रहे थे। प्रिंसिपल सर ने ख्वाहिश की तरफ देखते हुए कहा, ख्वाहिश बेटा आप शांत हो जाओ। हम शांत नहीं होंगे, हमने कहा ना, हम अनाथ नहीं है फिर भी सब लोग हमारे पीछे पड़े रहते हैं। कितनी बार कहे कि हमारे पास हमारी फैमिली है। अगली बार से अगर किसी ने भी हमें अनाथ कहा ना तो हम उसका सर पटक पटक कर फोड़ देंगे। ख्वाहिश का गुस्सा देखकर प्रिंसिपल सर उसे शांत करने की कोशिश कर रहे थे। वही मिस्टर श्रीवास्तव जो कि अब तक चुप थे, उन्होंने गुस्से से ख्वाहिश की तरफ देखते हुए कहा, अनाथ होकर कितनी जबान चलती है इस बदतमीज लड़की की। इसे अभी के अभी स्कूल से निकालिए प्रिंसिपल सर, वरना मैं आपके स्कूल को बर्बाद कर दूंगा। मिस्टर श्रीवास्तव की बात सुनकर प्रिंसिपल सर हैरानी से उनकी तरफ देखने लगे। मिस्टर श्रीवास्तव भी काफी बड़े बिजनेसमैन थे। प्रिंसिपल सर को समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करें। उनके पास खड़ी ये लड़की माफिया किंग की होने वाली क्वीन थी, जिसके साथ अगर कुछ भी गलत होता तो स्कूल के साथ वह भी पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है, और सामने खड़ा इंसान भी कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था। प्रिंसिपल सर काफी ज्यादा परेशानी में आ चुके थे, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ख्वाहिश ने मिस्टर श्रीवास्तव की तरफ देखते हुए कहा, अंकल आपको नहीं लगता कि आपको प्रिंसिपल सर को धमकी देने से पहले ये जान लेना चाहिए कि आपके प्यारे बेटे ने क्या किया है सर। आप और आपकी वाइफ इस तरह से मुझ पर इल्जाम नहीं लगा सकते। ख्वाहिश की बात सुनकर मिस्टर श्रीवास्तव ने गुस्से से उसे देखते हुए कहा, तेरी औकात नहीं है अनाथ लड़की की, तू मुझसे बात कर सके, इसलिए अपनी जबान को बंद रख। खुद के लिए दोबारा अनाथ सुनकर ख्वाहिश ने गुस्से से कहा, लगता है अपने बेटे की तरह आप दोनों की भी बुद्धि घास करने के लिए चली गई है। आज के लिए बस इतना ही।